एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रिंसिपल्स ऑफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, जैसा कि आपका ये सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, तो एटलीस्ट आपको मार्केटिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं डिफाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग होता क्या है? तो देखो, कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना कि कंज्यूमर आपका क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर उन नीड्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करके उन कंज्यूमर्स तक पहुँचाना। और जब आपने एक बार कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचा दी, उसके बाद देखना कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स से सर्विसेज से सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर नहीं है वो सेटिस्फाइड, तो उसका फीडबैक लेना और अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना, ठीक है। कस्टमर को सेटिस्फाई करना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि बस आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है। मार्केटिंग बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, जब कंज्यूमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो चीज़ें पता करता है पहले, फिर सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, फिर प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचाता है और उसके बाद फिर उनका फीडबैक लेता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टर्म आता है कि मार्केट। मार्केट क्या होती है? नॉर्मली आप लोगों को पता है, जहाँ पे आप जाते हो बहुत सारी शॉप्स वगैरह होती हैं, वहाँ से आप सामान परचेज करते हो, उस पूरे एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मार्केट का मतलब ये होता है, बाकी अलग अलग टाइप का मतलब भी निकलता है मार्केट का। जैसे कि कई बार अगर आप लैपटॉप वगैरह कुछ देख रहे हो, कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ठीक है, आप कंप्यूटर मार्केट भी बोलते हो उसको, ठीक है। कोई होलसेल मार्केट भी होती है, ठीक है, जहाँ पे आप होलसेल में सामान ले रहे होते हो। तो इस तरह से मार्केट का अलग अलग मतलब होता है, बट बेसिकली मार्केट का मतलब यही होता है, एक ऐसा कॉमन प्लेस जहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हों, ठीक है, और वहाँ पे जाके कस्टमर्स बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, उससे हम बोलते हैं मार्केट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है, देखो, एक बड़ी मार्केट को ना छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करना, छोटी छोटी सब मार्केट्स में डिवाइड करना। और आप मार्केट्स को डिवाइड कैसे कर सकते हो? एज के हिसाब से, ठीक है। आपके जो कंज्यूमर्स हैं, सिमिलर नेचर के जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, उस हिसाब से आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। जैसे एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप मार्केट को सब मार्केट्स में डिवाइड कर सकते हो। उससे आपको हेल्प मिलती है अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाने में, क्योंकि आपको पता रहेगा कि अगर आपने एज के हिसाब से देखो मार्केट को डिवाइड करा है, तो आपको पता है किस एरिया में किस एज के लोग हैं, तो आप उस एरिया में उस एज के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स अपने बेच सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपको लोगों का इंटरेस्ट पता रहेगा, लोग यहाँ पे इस एरिया में ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे उस टाइप की मार्केट सेटअप कर सकते हो। तो वो होता है आपका मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में एक बड़ी मार्केट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें से देखो, क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सीधा मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम नया प्रोडक्ट डेवलप करें, कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो एक मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लाने के, न्यू प्रोडक्ट बनाने के कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं उसके। तो सबसे फर्स्ट होता है आपका आइडिया जनरेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में देखो, आप एक आइडिया जनरेट करते हो कि आपको एक्चुअली में क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाओगे आप प्रोडक्ट को, ठीक है। उसका आइडिया सबसे पहले आप सोचते हो। आपके दिमाग में सबसे फर्स्ट आइडिया मतलब आपको कहाँ से मिलता है कि आप कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। आपको कस्टमर्स से आइडिया मिल सकते हैं कि एक्चुअल में जो आपके कस्टमर्स हैं वो कैसा प्रोडक्ट या कैसी सर्विसेज चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर सकते हो। या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के भी नया प्रोडक्ट ला सकते हो। आपके कॉम्पिटिटर्स कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप उसमें थोड़े से चेंजेस करके उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके नया प्रोडक्ट ला सकते हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप आइडिया जनरेट करते हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है आपका आइडिया स्क्रीनिंग। जब आपने आइडिया सोच लिया कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद आप सेकंड स्टेप में चेक करते हो कि आपने जो सोचा है एक्चुअली में वो काम करेगा कि नहीं, वो आइडिया अच्छा है कि नहीं, कस्टमर्स उसको परचेज़ करेंगे कि नहीं, वो आइडिया सक्सेसफुल होगा कि नहीं। और अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाने का डिसाइड करा है, तो फिर आपकी कंपनी के पास वो पूरे रिसोर्सेज हैं कि नहीं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आपके पास उतना लेबर, उतनी फैसिलिटीज़ हों, आपके पास उतनी मशीनरी हो, ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों कि कंपनी उस प्रोडक्ट में इतना पैसा लगा सके, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आप ये सारी चीज़ें देखते हो। फिर आता है आपका थर्ड स्टेप, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसमें देखो, आप पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो उस प्रोडक्ट का एक तरीके से आप पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हो, ठीक है, कि एक्चुअली में प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट आएगी उस पर, क्या उसके टारगेट कस्टमर्स होंगे, किस
आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उसको परचेज़ करने के लिए, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सोचते हो, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करते हो फिर बाद में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका बिजनेस एनालिसिस। इसमें देखो आप सारी चीज़ें एनालाइज करते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी फ्यूचर डिमांड कितनी रहने वाली है, क्या आप फ्यूचर डिमांड उसकी हो सकती है, ठीक है, सेल्स उसका कितना हो सकता है, कॉस्ट कितनी आ सकती है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी आपको, रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपको कितनी मिल सकती है उसमें, ठीक है। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हो, चेक करते हो मतलब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। अब जब आपने सारी चीज़ें एनालाइज कर ली, चेक कर ली प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, फिर आप उस आइडिया को, जो आपका प्रोडक्ट जनरेशन का आइडिया था, अब आप उस आइडिया को फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। इस स्टेप में आप प्रोडक्ट बनाते हो फाइनली, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर आप डिसाइड करते हो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी रहने वाली है, क्या प्राइस आप रखना चाहते हो, कितना उस पर मार्जिन रखना चाहते हो, ठीक है, कैसे आप उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डिसाइड करते हो। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टेस्ट मार्केटिंग। इसमें आप प्रोडक्ट को छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में सेल करते हो, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज़ में, ज़्यादा आप इसको प्रोडक्ट को फैलाते नहीं हो अभी मार्केट में, ठीक है, जस्ट स्मॉल एरियाज़ में चेक करते हो, सेल करते हो कस्टमर्स को, और उनका कैसा रिस्पॉन्स है उस प्रोडक्ट पे उसको अच्छे से रिकॉर्ड करते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है। तो इस स्टेप में आप ये सारी चीज़ें करते हो। उसके बाद अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं आपको, तो आप इम्प्रूवमेंट्स करते हो उस प्रोडक्ट में, ठीक है, प्राइसिंग वगैरह में अगर कुछ चेंज करना है तो वो चीज़ें करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कमर्शलाइजेशन। ये आपका लास्ट स्टेप होता है। इसमें आप फाइनली उस प्रोडक्ट को जो भी चेंजेस करने होते हैं वो चेंजेस करके बाकी आप इसको लार्ज स्केल पे, जो आपकी मार्केट है, जो बड़ी मार्केट है, ठीक है, लार्ज स्केल पे अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हो फाइनली मार्केट में, और लोगों को बोलते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेप होता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मतलब एक प्रोडक्ट की क्या लाइफ साइकिल होती है, कब वो प्रोडक्ट मतलब बनता है और बनने से उसके मतलब ख़त्म होने तक के बीच की पूरी लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। तो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, जहाँ पे मार्केट में नया नया प्रोडक्ट आया हुआ होता है, ठीक है। इस स्टेज में आप अपने प्रोडक्ट का देखो प्रमोशन भी करते हो, ठीक है, अलग अलग प्रमोशनल टेक्निक से, ठीक है, ताकि लोग आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें, और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा खर्च करते हो प्रमोशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, सेलिंग एफर्ट्स पे। फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ स्टेज। जब लोगों को फाइनली आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कि ये आपका प्रोडक्ट है, क्या प्राइजेस है, ठीक है, क्या बेनिफिट्स है उसके, तब फिर वो लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप अपनी सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर देते हो, उसी वजह से आपका कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता है ग्रोथ स्टेज में, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी सेल हो रहा होता है, ठीक है। इसी बीच कई नए कॉम्पिटिटर्स अपने नए नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च करते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के साथ कम्पिटिट कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है आपका मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में देखो आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और वो मतलब ट्राई करते हैं कि उनका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा बिके, ठीक है। कंपटीशन यहाँ पे हाई हो जाता है, आपकी सेल्स जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, और देखो आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी डिक्लाइन होता है, ठीक है। और इस स्टेज को आप मैच्योरिटी स्टेज या फिर सैचुरेशन भी बोलते हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो आपको सेल्स को पुशअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है आपका डिक्लाइन और ऑब्सोलेसेंस स्टेज। ये लास्ट स्टेज होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही बिकना बंद हो जाता है, ठीक है, लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा होता है, या तो ठीक है, या तो फिर उसकी जगह कोई और नया प्रोडक्ट आ चुका होता है मार्केट में, या फिर उनके टेस्ट में चेंज आ जाता है, ठीक है। ये लास्ट स्टेज होता है आपका। इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बिल्कुल डिक्लाइन चला जाता है, यहाँ पे सेल्स बिल्कुल ही डाउन हो जाती है आपकी, ठीक है। और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कस्टमर का मन नहीं है लेने का, या फिर वो एक्चुअली में बहुत सारा कंज्यूम कर चुका है, या कोई नया प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहा है इस प्रोडक्ट की जगह, ठीक है। तो ये आपका लास्ट स्टेज होता है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्राइजिंग। प्राइजिंग से भी देखो क्वेश्चन कई बार प्राइजिंग और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पूछ लेता है, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन को, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले देखो प्राइस क्या होता है। प्राइस मतलब आपको पता है कि कोई भी मतलब ऐसी एक्सचेंज वैल्यू जिसके बदले में आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करो, ठीक है। हमारे यहाँ पे जैसे कि रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़ आपका प्राइस है, मॉनेटरी यूनिट्स में होना चाहिए प्राइस, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। फिर आता है कि प्राइसिंग के मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स।
देखो जब आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो तो प्राइस सेट करने का देखो मेन ऑब्जेक्टिव सारी कंपनीज़ का एक ही होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, किसी भी आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हो, किसी भी सर्विसेज का प्राइस सेट कर रहे हो, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आती है कि हमें इससे कितना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट कमाना है आपको उससे। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख देती हैं काफ़ी, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बच जाता है। ठीक है, कई कंपनीज का ऐसा मानना होता है कि हमें मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, प्रॉफिट मतलब वो लोग मॉडरेट कमा सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा प्राइस नहीं रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, बस चाहते हैं कि हमने उस प्रोडक्ट पे जितनी भी कॉस्ट लगाई है, जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आया, वो सारी कॉस्ट कवर हो जाए और बदले में हमें थोड़ा सा और उसके बदले में प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो वो मीडियम प्राइस रखती हैं अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, सेकंड आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक प्राइस सेट करने का किसी भी प्रोडक्ट का, सेल वॉल्यूम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारी कंपनीज ऐसा सोचती हैं कि हमें अपना सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मतलब प्रोडक्ट परचेज़ करें, तो इसलिए वो लोग कई बार अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हैं। ठीक है, और उनसे उनको प्रॉफिट भी कम मिलता है, बट वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी सेल्स अगर ज़्यादा होएगी तो लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अपने प्राइस को कम रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अदर ऑब्जेक्टिव्स। अदर ऑब्जेक्टिव्स में देखो कई कंपनीज जो होती हैं वो देखो उनका मोटिव ना होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है ना, उनका ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना। उनके कुछ अलग ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि देखो कई बार कंपनीज जो होती हैं वो चाहती हैं कि हम मार्केट में सर्वाइव करें। ठीक है, हम सर्वाइव करें, हमारी मार्केट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, अगर कोई नई कंपनी आती है, ठीक है, तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो अभी स्टार्टिंग में तो सर्वाइव करे, उसके बाद ही ग्रोथ देखी जाएगी ना। और फिर देखो कई कंपनीज़ का ऐसा भी मानना होता है कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में ना आ पाएँ, हमारा प्राइस स्टेबल रहेगा तो लोग हमसे ही प्रोडक्ट लेंगे। अगर देखो आपको कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में मिल रहा है और सेम वैसा ही प्रोडक्ट अगर कोई आपको 15 रुपये में बेचने का चाहेगा तो आप क्यों लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि कंपटीटर एंटर ना कर पाए, इसलिए वो लोग अपना प्राइस स्टेबल रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई कंपनी सोचती हैं, या फिर कई कंपनी सोचती हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बाद में होता रहेगा, सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगी, अभी हम अपना मेन ऑब्जेक्टिव रखते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, एक बार अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, लोगों को वो चीज़ें पसंद आने लग जाती है, तो वो खुद से ही उस प्रोडक्ट को बार बार परचेज़ करेंगे और उनका प्रॉफिट बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है, सेल्स भी बढ़ जाएगी। तो ये होते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स आपके प्राइसिंग के। ठीक है, कि एक कंपनी प्राइस सेट करते टाइम एक प्रोडक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स रखती है उसके। ठीक है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जो कंपनी अब ध्यान में रखती है उन फैक्टर्स को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस सेट करते टाइम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर। कंपनीज पहले चेक करती हैं कि जो बायर्स हैं उनके लिए उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, उनके लिए वो प्रोडक्ट ज़रूरी है कि नहीं। क्योंकि देखो अगर कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट्स की नीड होएगी तभी तो वो परचेज़ करेंगे। अगर उनको नीड ही नहीं है, उससे कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों परचेज़ करेंगे। तो कंपनीज पहले ये चेक करती हैं कि जो प्रोडक्ट है उनका वो कस्टमर के लिए कितनी वैल्यू रखता है। ठीक है, कस्टमर कितना उसको परचेज़ करना चाहता है, क्या उसकी नीड्स हैं। ठीक है, उसके हिसाब से फिर कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखती हैं। अगर कस्टमर को वो देखो बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो चाहिए ही चाहिए, रोटी दाल चावल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये तो कस्टमर लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे कंपनीज उस हिसाब से अपना प्राइस रखती हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो कंपनीज उसका प्राइस हाई कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों को डिमांड है, लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट, तो वो हाई प्राइस पे भी ले लेंगे। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है तो कंपनीज उसका प्राइस लो रखती हैं ताकि लोग आएँ, और सस्ते का सामान लोग सब लेना चाहते हैं तो आके हमारा प्रोडक्ट लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट फैक्टर प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसमें कंपनीज चेक करती हैं कि उनके प्रोडक्ट की एक्चुअली में कॉस्ट कितनी आई है। वो अपने कॉस्ट से कम का तो सामान नहीं बेचेंगे, कम से कम उनकी जितनी कॉस्ट आई है वो उतने का सामान बेचेंगे और उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है प्राइसिंग में। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में वो चेक करते हैं कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या प्राइस रखा हुआ है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, फिर वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल कंसिडरेशंस।
कई बार देखो कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं प्राइस फिक्सेशन पे, ठीक है, जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, तो उन पे आप बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो लोगों से, गवर्नमेंट वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज़ पे गवर्नमेंट प्राइस खुद से सेट करती है कई बार, ठीक है। तो गवर्नमेंट का देखो जो आपका एक एक्ट भी है, एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट 1955, उसके अकॉर्डिंग देखो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि आप जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उन पे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते लोगों से। जैसे कि मेडिसिन है आपकी, अगर कोई मेडिसिन 10 रुपये की मिल रही है तो आप उसका 100 रुपये नहीं ले सकते हो, गवर्नमेंट वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है। तो कई बार आपको सारी लीगल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए भी प्राइस अपना सेट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पे देखो कंपनी अपनी मार्केटिंग जो भी करती है, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन वगैरह में जो भी खर्चे करती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खर्चे करती है, वो कहाँ से करती है? वो लास्ट में जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं उन्हीं से चार्ज करती है वो पैसा, ठीक है। तो उसका कितना खर्चा आया प्रमोशन में, कितना एडवर्टाइजिंग में आया है, कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन में आया है, वो सारा खर्चा वो जोड़ के वो अपने प्राइस में ही ऐड कर देती है और बाद में हम ही लोगों से वो चार्ज करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी वो ध्यान में रखती है प्राइस सेट करते टाइम पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के क्या बेसिक मेथड्स होते हैं, प्राइसिंग किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइसिंग फिक्स करने के, ठीक है। कई अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। बेसिक मेथड्स तीन मेथड्स होते हैं आपके पास। सबसे फर्स्ट आता है आपका कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। इसमें देखो जो कंपनी होती है वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले चेक करती है कि उस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई है, उसके बाद उस पर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके उसका फाइनल प्राइस सेट कर लेती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। इसमें देखो डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करती है कंपनी, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्ट की तो वो लोग प्राइस हाई रख देते हैं, ठीक है। अगर डिमांड कम है प्रोडक्ट की तो प्राइस लो रख देते हैं, ठीक है। इसमें वो डिमांड के अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट करते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है आपका कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। यहाँ पे वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के अपना प्राइस सेट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कितना प्राइस सेट कर रखा है अपने कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट पे, उस अकॉर्डिंगली देख के सारे कॉम्पिटिटर्स का प्राइस कंपेयर करके फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। तो ये तीन बेसिक मेथड्स होते हैं प्राइस सेट करने के। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो डायरेक्टली तो कंज्यूमर के पास नहीं चला जाएगा, आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में ले जाना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे आप जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, उस जगह से प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हो जिन तरीक़ों से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस के जिन मेथड्स को यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक और है कि जब आप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हो कि आप किस चैनल से अपनी प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप इन चैनल्स को सिलेक्ट करते हो। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका मार्केट कंसिडरेशंस। इसमें आप देखते हो कि आपकी जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है, ठीक है। मार्केट आपकी अगर छोटी है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट चैनल्स यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली वो लोग आप अपना जो भी प्रोडक्शन एरिया है वहाँ से सामान अपने गोडाउन में पहुँचाते हो, शोरूम्स में पहुँचाते हो, वहाँ से आके कंज्यूमर डायरेक्टली परचेज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपकी टारगेट मार्केट बहुत बड़ी है तो यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट चैनल को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको पहले अपना शोरूम में पहुँचाना पड़ेगा, वहाँ से देखो होलसेलर्स लेते हैं, रिटेलर्स लेते हैं, फिर कंज्यूमर तक जाता है, ठीक है। तो ये मार्केट पर भी आपका डिपेंड करता है। अगर बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहाँ पर आपको उस हिसाब से चैनल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट कंसिडरेशन। यहाँ पे देखो आप प्रोडक्ट को कंसिडर करके फिर अपने चैनल को सिलेक्ट करते हो। देखो अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर का है, पेरिशेबल नेचर के प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं 1-2 दिनों में, जैसे आपका मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं। तो यहाँ पे देखो आप जो लॉन्ग टर्म चैनल्स होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपना जो भी प्रोडक्शन एरिया है वहाँ से डायरेक्टली आप बड़ी मार्केट में पहुँचा देते हो सामान, और वहाँ से आके जो कस्टमर्स हैं वो ले जाते हैं अपना सामान, ठीक है। तो यहाँ पे सामान जल्दी जल्दी आपको बेचना होता है, यहाँ पे फास्ट चैनल्स का यूज़ करना पड़ता है आपको, ठीक है। अगर आपका सामान बल्क में है तो बल्क में भी देखो आपको फिर देख के अपना चैनल यूज़ करना पड़ेगा। बल्क में है तो आपको बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह चाहिए होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर कोई टेक्निकल नेचर का प्रोडक्ट है आपका तो वो आप कहीं से भी सेल कर सकते हो, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। उसको रखने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि मॉडरेट एकदम टेम्परेचर चाहिए या फिर बिल्कुल अच्छी कंडीशंस चाहिए, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉनिक अगर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे आप उसको ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग टाइप के चैनल्स यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका
कंपनी कंसिडरेशंस, कंपनी को कंसिडर करके भी आप चैनल्स को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अपनी कंपनी के हिसाब से। आपकी कंपनी किस टाइप की है, कितना खर्चा कर सकती है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, बड़ी है कंपनी, छोटी है कंपनी, कितना आपका प्रोडक्शन है, उस हिसाब से आप फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन से भी देखो क्वेश्चन बन जाता है। प्रमोशन क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, अपनी फर्म्स के बारे में उसको बताने के लिए, आपकी जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए लोगों से कम्युनिकेट करते हो, तो उसे ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपके टीवी में एड्स वगैरह आते हैं, फ़ोन में एड्स आते हैं, ठीक है, बैनर्स वगैरह आप लगे हुए देखते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रमोशन ही तो है, ठीक है। तो एक प्रमोशन मिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस टाइप से आप प्रमोशन कर सकते हो, वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सबको ही पता है क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में आप खुद मतलब घर घर जा जाके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हो, लोगों को बेच सकते हो, ठीक है। थर्ड है आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में देखो, पब्लिसिटी का मतलब देखो आपका प्रोडक्ट न्यूज़पेपर में आ रहा है या फिर टीवी वगैरह में आपको दिख अगर मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है आपके प्रोडक्ट का, या फिर रेडियो वगैरह में, ठीक है। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में बस इतना सा फ़र्क होता है कि देखो एडवर्टाइजमेंट आप अपने पैसे दे के करवाते हो, ठीक है, और पब्लिसिटी आपकी फ्री में होती है, ठीक है, उसमें आप पैसा नहीं देते हो, वो फ्री में ही कर रहे होते हैं आपका काम, ठीक है। और पब्लिसिटी देखो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, कहीं कुछ ऐसा हुआ जो लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, उसको वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो वो भी आपकी पब्लिसिटी है, लेकिन वो नेगेटिवली हो रही है या पॉजिटिवली हो रही है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में देखो आप अपने प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट दे रहे होते हो लोगों को, या फिर उसके साथ कोई कूपन प्रोवाइड करवा रहे होते हो, या डिस्काउंट दे देते हो अपने प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग देखो आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते हो, आप खुद से ही अपने प्रोडक्ट की डायरेक्टली मार्केटिंग कर रहे होते हो, या तो देखो सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, ठीक है। तो ये आपके 5 आपके स्टेप्स हैं मार्केटिंग के, ठीक है, सॉरी प्रमोशन के, कि आप किस तरीके से प्रमोशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग पे देखो कई बार आपका शॉर्ट नोट निकलने के लिए आता है कि सर्विस मार्केटिंग क्या होती है। तो देखो जब आप अपने सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे होते हो, बेसिकली उसी को हम सर्विस मार्केटिंग बोलते हैं। सर्विसेज आपकी कई टाइप्स की हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो सकती हैं, आपकी रेंटल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग आपकी जो एजेंसीज होती हैं, तो वो भी देखो क्या है, वो प्रोडक्ट तो नहीं है कोई, ट्रैवलिंग एजेंसीज जो हैं, आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे देखो हॉस्पिटल आपका कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना, वो सर्विसेज आपको दे रहे हैं। तो जब आप उन सर्विसेज की मार्केटिंग करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक रूरल मार्केट। इस पर भी देखो शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है। रूरल मार्केट क्या होती है, देखो रूरल मार्केट का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे देखो जो आपकी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर स्क्वायर मीटर पे होनी चाहिए, ठीक है, वेयर एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड वेयर म्यूनिसिपैलिटी और बोर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे 75% जो मेल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हों, और ऐसी जगह जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी आपकी ना इस्टेब्लिश हुई हो और बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है, उस जगह को हम रूरल मार्केट बोलेंगे। और इसी से नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रूरल मार्केटिंग क्या होती है। जब आप इन रूरल एरियाज़ में काम कर रहे होते हो, अपना कंपनीज वगैरह इस्टेब्लिश करते हो, वहाँ पे मार्केटिंग करते हो, वहाँ के कंज्यूमर्स को टारगेट करते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्या होता है कंज्यूमरिज्म, वो देखो कंपनीज जो मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करती हैं वो कंज्यूमर्स के फेवर में हो, ठीक है। कंपनीज जो भी मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ कर रही हैं, लोग ऐसा डिमांड करते हैं कि देखो वो ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, इन्फॉर्मेटिव हो, रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि कंपनीज हमें झूठ बोल के अपना सामान बेच रही हैं, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि आप जो भी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो वो सच्ची हो, ठीक है, आप झूठ बोल के हमें प्रोडक्ट ना बेच रहे हो, उसके लिए आप जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन सही हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ये सारी डिमांड करना कंज्यूमरिज्म कहलाता है। ये बेसिकली कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रॉड होता है, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, सोसाइटी को कोई भी हार्म ना हो, उस चीज़ों को रोकने के लिए जब आप डिमांड करते हो, ठीक है, कंपनी से, उसी हम बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग।
इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग को देखो ई टेलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके आप अपना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, लोगों को, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। नेक्स्ट आता है आपका सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग देखो क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसी मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हो, ऐसी मार्केटिंग टेक्निक्स आप डेवलप करते हो जिससे कि आपकी जो सोसाइटी है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नए नए आइडियाज़ डालने के लिए, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, ठीक है, जब आप मार्केटिंग करते हो, ऐसी टेक्निक्स लाते हो, उसे हम बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग देखो क्या होता है, ग्रीन मार्केटिंग को एनवायरमेंटल मार्केटिंग या फिर इकोलॉजिकल मार्केटिंग भी बोलते हैं, जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे देखो जो आपकी ह्यूमन वांट्स है वो तो सेटिस्फाई हो ही, साथ ही में आपकी सोसाइटी को भी कोई हार्म ना हो, और उसके अलावा आपका जो एनवायरनमेंट है उसको भी डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जा सके। मार्केटिंग का मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया था, मार्केटिंग की कई सारी अप्रोचेज़ होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। वैसे आपका यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपकी जो मार्केटिंग है वो डिसाइड करिए, सॉरी, मतलब मार्केटिंग में आप जैसे कि सारी चीज़ें ध्यान में रखते हो कि आपकी जो सोसाइटी है उसको भी कोई हार्म ना हो, आपके कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स भी पूरी हो जाएं, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा हो आपका, आप सोसाइटी को भी सर्व कर पाओ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब होता है वो सारी चीज़ें करने के साथ साथ आप अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी ध्यान में रखो, ठीक है, उसको भी ज़्यादा हार्म ना पहुँचाओ। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है, कई बार देखो जब कंपनी कोई ऐसा नया प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज लाती हैं तो वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोडक्ट को अपने एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने के लिए देती हैं और उनसे उनका ओपिनियन लेती हैं। इंटरनली जब वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये आपके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए। और देखो आपका एग्ज़ाम अभी टाइम है 1-2 दिन का, तो आप एक बार स्टडी मटेरियल इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार उसको रफली रीड कर लो, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। और इसके अलावा देखो अगर वो आपसे किसी भी टॉपिक का इम्पॉर्टेंस पूछते हैं, ठीक है, कि क्या इसका इम्पॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो वहाँ पे देखो आप खुद से सोचो कि अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है या फिर वो जिस भी टॉपिक की बात कर रहा है वो एक्चुअली में हो जाता है, तो वहाँ से उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप अपना पर्सनल ओपिनियन वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आप उसको एज अ इम्पॉर्टेंस लिख सकते हो। और देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आपने उसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, क्योंकि देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं है और पूरे साल का सिलेबस आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हो, तो वो इधर उधर से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खुद से बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन टॉपिक्स में से अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।